वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन संजीव पांडे क्लासेस। तो बच्चों आज हम थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स में। तो आप सभी जो है कॉपी और पेन निकाल लीजिए, रेडी हो जाइए पढ़ने के लिए। ओके, तो लेक्चर नंबर 3 में हम लोग क्या पढ़ेंगे आज। पिछले लेक्चर में क्या पढ़ रखा था हमने? पिछले लेक्चर में हीट, वर्क एंड इंटरनल एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था, है ना। और वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? जीरो नहीं होता, यही पढ़ा था। बोलो, आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ हो गया और हीट, वर्क, इंटरनल एनर्जी पढ़ लिया। अब इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ क्या कहता है ना। तो जैसे किसी सिलेंडर में गैस भरी है और उसमें पिस्टन लगा हुआ है मूवेबल, जो मूव कर सकता है ऊपर नीचे, अप एंड डाउन। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग कहते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम, है ना। और चलिए बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हेडिंग रहेगा आपका पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आइए देखते हैं एक बार थोड़ा सा। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारे पास एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है, एक दूसरा सिलेंडर है यहाँ पे, सॉरी एक ही सिलेंडर है, इसके बॉडीज हैं और यहाँ पे हमने एक मूवेबल पिस्टन लगा रखा है। मूवेबल पिस्टन है ये, इसमें गैस भरी हुई है, गैस। ठीक है। आप जब इसे हीट दोगे, मान लो बाहर से आपने क्या किया, हीट दिया, क्यू हीट। आप क्यू हीट जब दोगे तो होगा क्या? गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। क्या इंक्रीज करेगा? और गैस की इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज करेगी। पहले तो एक्सपेंड नहीं करे, पहले टेम्परेचर नहीं इंक्रीज करेगा, पहले इसकी इंटरनल एनर्जी, मतलब टेम्परेचर ही कह लीजिए एक तरह से। ठीक है। तो टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा मतलब काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी, मैंने पढ़ाया होगा आप लोगों को थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, याद करिए। व्हाट इज टेम्परेचर? तो आप कहते हो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज नोन एज टेम्परेचर। तो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा मतलब क्या बढ़ रहा है? काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है। ठीक है ना। क्या लगातार हीट देने पर टेम्परेचर ही बढ़ता रहेगा? देखो, टेम्परेचर तो बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा गैस का। क्या बढ़ेगा? प्रेशर बढ़ेगा। अभी मान लो कुछ प्रेशर है तो अब प्रेशर क्या होगा? थोड़ा सा बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ेगा तो मतलब एक फोर्स भी लगेगा ऊपर, तो ये क्या करेगा? पुश करेगा ऊपर की तरफ, धकेलेगा। ये पिस्टन क्या करेगी? मूव कर जाएगी यहां तक, मान लो मूव कर गई। थोड़े से हीट में हमने क्यू हीट दिया, थोड़ा सा इसने क्या किया? ये मूव कर गई ऊपर की तरफ। मूव करने में क्या हुआ? वर्क। तो हमने मान लिया कि वर्क कितना हुआ इस हीट का? W पार्ट, मतलब वर्क कितना हुआ? W हुआ। सारे हीट का ये वर्क नहीं करेगा, मतलब जितना हीट आप दोगे उससे टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर तो बढ़ेगा, लेकिन प्रेशर बढ़ने से उस प्रेशर से पूरा पूरा वर्क हीट नहीं कर पाएगा। क्लियर ना। कुछ ना कुछ वो कहाँ जाएगा हीट? वो हीट सिर्फ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा, मतलब इंटरनल एनर्जी को ही इंक्रीज करेगा। बात समझ में आ रही है? अगर आप हीट दोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा गैस का
और टेम्परेचर बढ़ने का मतलब काइनेटिक एनर्जी गैस के मॉलिक्यूल की बढ़ रही है। मान लो गैस की एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो उस एनर्जी से प्रेशर आएगा, इसमें क्या आएगा, उस प्रेशर से कुछ वर्क होगा। क्या सारे प्रेशर का वर्क कर देगा वो? थोड़ा बहुत प्रेशर जो है, अगर मान लो कि थोड़ा सा हीट दोगे आप, बहुत थोड़ा सा हीट, तो वो हीट क्या रहेगा, नेग्लिजिबल मान लो हीट है। अगर थोड़ा सा हीट दोगे तो यहां पे वर्क नहीं होगा, तब बहुत ना के बराबर वर्क होगा, नेग्लिजिबल वर्क। ठीक है ना? इसका मतलब ये है कि अगर आप कुछ अमाउंट हीट दोगे उसका मैक्सिमम पार्ट क्या करेगा, वो वर्क करेगा, लेकिन कुछ ना कुछ पार्ट क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। क्या इंक्रीज करेगा? मतलब काइनेटिक एनर्जी, मतलब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी। मतलब सारी जितना हीट आपने दिया, टोटल हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं होगा, मतलब टोटल हीट का वर्क नहीं होगा। क्लियर ना? तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हमने हीट कितना दिया, Q, इसका क्या हुआ, कुछ वर्क हुआ और कुछ क्या करेगा, अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा, मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। ये Q W प्लस डेल्टा U के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? W प्लस डेल्टा U के बराबर होगा। यही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है ना? यही क्या है आपका, इसका मतलब थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है वो कुछ और नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही है। एनर्जी क्या है, कंजर्व है। यहाँ पे भाई जितना आपने हीट क्या है, एनर्जी है, आपने एनर्जी प्रोवाइड किया है ना भाई। किसी को हीट एनर्जी प्रोवाइड करना है, हीट दे दो, हीट प्रोसेस एनर्जी प्रोवाइड कर दिया। तो यहाँ एनर्जी क्या है, कंजर्व है। इस आपने एनर्जी दिया, उस एनर्जी का कुछ पार्ट वर्क हुआ और कुछ पार्ट अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा लिया, मतलब काइनेटिक एनर्जी, दैट्स इट। ठीक है? मतलब पूरे हीट का वर्क कभी भी नहीं होगा, कुछ न कुछ अपना इंटरनल एनर्जी जरूर बढ़ाएगा। ठीक है ना? इफ अगर आप हीट स्मॉल अमाउंट में देते हो, इफ dq heat is given, then dq इक्वल टू क्या लिखेंगे, dw प्लस du। थोड़ा सा अगर हीट आपने दिया थोड़ा अमाउंट में, तो उसका भी कुछ ना कुछ वर्क होगा और कुछ ना कुछ क्या होगा, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगा। du या डेल्टा u का मतलब इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। क्लियर? दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वेरी सिंपल है, यही है फर्स्ट लॉ। इजी है, लिख लेना, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पैराग्राफ चेंज करके इसको या इसको, चाहे इस टर्म्स में आप बताइए या उस टर्म में बताइए, जैसी रिक्वायरमेंट हो। वो छोटे से हीट के लिए, ये लार्ज अमाउंट में हीट दिया तो लार्ज वर्क हुआ है, यही फर्क है। ठीक है? कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक है, तो इस लॉ को हम यूज करेंगे आगे चल करके मेयर्स फार्मूला में। मेयर फार्मूला का डेरिवेशन करने में इस लॉ का यूज करेंगे। ठीक है? मेयर्स लॉ है क्या वो बताएंगे बाद में। पहले हम लोग पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। मैंने चर्चा किया था इसके पहले कि गैस की स्पेसिफिक हीट हम थर्मोडायनेमिक में अलग से पढ़ेंगे, है ना। वैसे तो स्पेसिफिक हीट आपने पढ़ ही लिया है
C इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई एम इंटू डेल्टा टी। SI यूनिट सब पढ़ लिया, सॉलिड लिक्विड गैस के सब कुछ ठीक है। लेकिन गैस की जो स्पेसिफिक हीट है वो क्या क्या हो सकती है वो पढ़ना है हमें। फार्मूला तो वही रहेगा, कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन गैस की स्पेसिफिक हीट क्या फिक्स होती है क्या? कोई बता सकता है? गैस जब हमने कहा कि जो स्पेसिफिक हीट होती है वो डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट होती है। भाई आयरन की बात करेंगे तो उसकी अलग होगी स्पेसिफिक हीट, एल्यूमिनियम की बात करेंगे उसकी स्पेसिफिक हीट अलग होगी, वाटर की अलग होती है ना, सबकी अलग अलग होती है। तो गैस की स्पेसिफिक हीट क्या क्या हो सकती है? क्या एक ही होती है? तो गैस की स्पेसिफिक हीट जैसे सबकी फिक्स होती है। मैंने कहा एल्यूमिनियम की स्पेसिफिक हीट फिक्स है, क्या है? वाटर की स्पेसिफिक हीट फिक्स है, मतलब जो है वो है, भले अलग अलग है, जो है वो वही रहेगा, अब वो चेंज नहीं होगा। लेकिन क्या गैस की स्पेसिफिक हीट फिक्स है? इसकी स्पेसिफिक हीट फिक्स नहीं है। क्या नहीं है? फिक्स नहीं है। मतलब जैसे हमने कहा इसकी स्पेसिफिक हीट पॉजिटिव में मान लो कुछ वैल्यू है, पॉजिटिव में हमने कहा कि 100 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, मान लो कह दिया 100, तो क्या हमेशा 100 रहेगी? ये जो 100 हम बता रहे हैं ये कंडीशनल है, किसी कंडीशन पे आया है ऐसा। कुछ कंडीशन पे स्पेसिफिक हीट 0 भी हो जाएगी। अब लो चेंज हो गया ना, पॉजिटिव से क्या हो गया? 0 हो गया स्पेसिफिक हीट। और कुछ कंडीशन ऐसे होंगी जिसमें स्पेसिफिक हीट इनफाइनाइट हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। कुछ कंडीशन ऐसे होंगे जिसमें स्पेसिफिक हीट नेगेटिव होगी। तो कितने वैल्यू हो गए? 4 वैल्यू मिल रहे हैं। पॉजिटिव में मिलेगा अलग अलग मिलेगा, नेगेटिव में भी अलग अलग, 0 हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है, ये हो सकता है स्पेसिफिक हीट। तो मतलब स्पेसिफिक हीट गैस की फिक्स नहीं है, वो कंडीशनल पे डिपेंड करता है, कंडीशनल है, कंडीशन पे डिपेंड है। क्लियर? तो हेडिंग रहेगा स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। हेडिंग क्या रहेगा? स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। गैस की स्पेसिफिक हीट, इसमें लिखना स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस may be positive, negative, 0 and infinity. Positive, negative, 0 and infinity. Positive, negative, 0 and infinity. लिख लिया? अब पैराग्राफ से लिखो, बिकॉज C इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई एम डेल्टा टी। ये फॉर्मूला तो पढ़ा होगा। अब स्पेसिफिक हीट पॉजिटिव कब होगी? केस फर्स्ट, ये पॉजिटिव तब होगी जब हम सिस्टम को कुछ हीट दें और उसका टेम्परेचर क्या करे? राइज करे। क्या करे? राइज करे, है ना। व्हेन सम हीट इज गिवन टू द सिस्टम, सिस्टम को हम लोग क्या कर रहे हैं? हीट दे रहे हैं, एंड
its temperature increases, its temperature increases, इसका टेम्परेचर क्या हो रहा है यहाँ पे, इंक्रीज कर रहा है। ऐसा हो सकता है ना, मतलब डेल्टा टी यहाँ पे क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव होगा। इट एम्प्लाइज दैट क्या होगा, सी हमारा क्या होगा, वो पॉजिटिव मिलेगा। क्या मिलेगा, स्पेसिफिक हीट की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इस कंडीशन में जब हीट दें और टेम्परेचर क्या करे, राइज करे। ठीक है ना, तो ये कंडीशनल ये हो गया। केस सेकंड, केस सेकंड, सेकंड केस में क्या लेंगे हम, जरा सोचिए। अगर हीट ना दें, मान लो हीट ना दें और टेम्परेचर राइज हो, क्या ये पॉसिबल है? हीट ना दें और टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा हो किसी ऐसा कोई कंडीशन में, ऐसा अगर कोई कंडीशन बनता है तो हो सकता है ना ऐसा। मान लो डेल्टा टी इंक्रीज कर रहा हो और हीट ना दिया जा रहा हो, हीट ना दे, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हो। सोचिए, जैसे हम पिस्टन को मूव कराएं ऊपर की तरफ, पिस्टन मूव कर रहा है, उस समय क्या होगा, टेम्परेचर फॉल करता है कि, बोलिए, जब गैस एक्सपैंड कर रहा हो तो टेम्परेचर क्या होता है, फॉल करता है। सोच के बताइए। जब गैस एक्सपैंड होता है ना तो टेम्परेचर फॉल करता है। गैस भाई खुलेगा, फैलेगा, तो प्रेशर क्या होता है, कम होगा, है ना। प्रेशर क्या होगा और टेम्परेचर भी क्या होगा, कम हो जाएगा ना। लेकिन अगर उसी पिस्टन पे हम वेट रखें और कंप्रेस करें तो प्रेशर क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा ना। आ गया ना कंडीशन, ये कंडीशन है। व्हेन नो हीट सप्लाई, नो हीट इज सप्लाइड, हीट सप्लाइड ना हो टू द सिस्टम and temperature increases, temperature, इसका मतलब दैट इज डेल्टा क्यू जीरो है, यहां पे टेम्परेचर क्या हो, इंक्रीजेस, ये हो रहा हो, है ना। टेम्परेचर इंक्रीजेस, देन बाय इक्वेशन फर्स्ट डेल्टा क्यू क्या करेंगे, वहां पे जीरो रखेंगे तो सी क्या हो जाएगा, जीरो अपॉन एम डेल्टा टी, कितना जाएगा, स्पेसिफिक हीट क्या हो जाएगा, जीरो। क्लियर, डेल्टा क्यू जीरो रखेंगे तो जीरो अपॉन एम डेल्टा टी जीरो, तो देखो स्पेसिफिक हीट जीरो भी हो गई ना। केस थर्ड, इफ heat is given but
टेम्परेचर डिक्रीजेज, टेम्परेचर डिक्रीजेज, क्या ऐसा कोई कंडीशन हो सकता है? हीट आप दे रहे हो और टेम्परेचर क्या हो रहा हो? घट रहा हो, मतलब फाइनल टेम्परेचर बहुत कम है इनिशियल टेम्परेचर से। मान लो आपने थोड़ा अमाउंट में हीट दिया लेकिन उसको इतना ज़्यादा एक्सपेंड करा दिया, उस हीट का कोई फर्क ही नहीं पड़ा, है कि नहीं? मान लो इनिशियल टेम्परेचर है फिर 25 डिग्री सेल्सियस, कितना है, और उसको हमने अलाउ कर दिया एक्सपेंड होने के लिए और हीट भी दिया थोड़ा सा। आपने इसको इतना अलाउ कर दिया कि वो एक्सपेंड होगा कि उसका टेम्परेचर घट के 25 से हो गया 15 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर यहाँ पे क्या हुआ, घटा कि बढ़ा? तो यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज किया कि डिक्रीज किया? तो कितना डिक्रीज किया? 15 माइनस 25 कितना? -10 आएगा। मतलब डेल्टा टी क्या होगा इस केस में? देन डेल्टा टी बिकम नेगेटिव होगा। जब ये नेगेटिव, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट C विल बी नेगेटिव। हमारा स्पेसिफिक हीट क्या हो जाएगा? बोलो, नेगेटिव हो गया ना। पॉजिटिव प्रूफ कर दिया, जीरो प्रूफ हो गया और नेगेटिव भी प्रूफ कर दिया। कॉन्सेप्ट क्लियर है तीनों का? ठीक है। केस फोर्थ, लास्ट केस। अच्छा, इन्फिनिटी कब होगा? केस फोर्थ, इफ हीट आप दिए जा रहे हो, है ना, हीट आप दिए जा रहे हो लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज ही नहीं हो रहा है, ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, तब क्या करेंगे? इफ हीट इज गिवन बट डेल्टा टी इज कांस्टेंट। ये क्या है? कांस्टेंट है। डेल्टा टी मतलब राइज इन टेम्परेचर, ये क्या है? कांस्टेंट। दैट इज डेल्टा टी चेंज नहीं हो रहा है, मतलब जीरो है। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट C इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई एम इंटू जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा? तब ये स्पेसिफिक हीट हमारा क्या होगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। बोलो, क्लियर? तो गैस की स्पेसिफिक हीट कुछ भी हो सकती है, बट थर्मोडायनेमिक्स में जो पढ़ना है वो दो कंडीशन पढ़ना है। गैस की स्पेसिफिक हीट, उसे हम लोग कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट, ठीक है। मोलर का मतलब होता है 1 मोल गैस का स्पेसिफिक हीट, ठीक है ना। प्रेशर कांस्टेंट रख दें तब क्या होगा? स्पेसिफिक हीट। और दूसरा, हम गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट कर दें तब उसका स्पेसिफिक हीट क्या होगा। तो ये दो कंडीशनल पे हैं। तो इसमें पैराग्राफ चेंज करके हेडिंग डाल दो, इसके बाद मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट्स ऑफ गैस। तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन का? स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस ऑफ 1 मोल, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस ऑफ 1 मोल is called molar specific heat, is called molar specific heat, and it is two types. फर्स्ट नंबर लिखेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस,
स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर। हेडिंग इसको आप बना देंगे छोटी सी, और इसे हम सीपी से दिखाते हैं, और डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी लिखते हैं। ये 1 मोल के लिए ये हो जाएगा। दूसरा रहेगा आपका स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम CV। CV इक्वल टू क्या लिखेंगे, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी एट V। CV इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी एट V। यहाँ डेल्टा टी बल n होता था, n डेल्टा टी मास होता था, है ना। तो उसका कितना वैल्यू हमें लिया है 1 मोल, ठीक है ना। इसलिए मोलर स्पेसिफिक हीट है यहाँ पे। और याद रखना Cp हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है Cv से। Cp ग्रेटर देन Cv, मतलब प्रेशर कांस्टेंट रख के जब हीट निकालेंगे वो ज़्यादा हीट रिक्वायरमेंट होगी एज कंपेयर टू वॉल्यूम कांस्टेंट रख करके, ठीक है भाई। प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे तो वेट आपको रखना पड़ेगा बराबर, और प्रेशर कांस्टेंट रहे तो उससे धीरे धीरे गैस क्या होगी, एक्सपैंड करेगी, पिस्टन मूव करेगा, धीरे धीरे मूव करता रहेगा, और जितना मूव करेगा वर्क होगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी और ज़्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर। और जब हीट की रिक्वायरमेंट होगी तो क्या होगा, वो स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसमें टेम्परेचर फॉल करता रहेगा भाई, एक्सपेंड करेगा तो भाई वॉल्यूम तो बढ़ेगा ना, एक्सपेंड हीट दोगे तो। जब एक्सपेंड करेगा तो टेम्परेचर फॉल करेगा, हीट और लेगा, हीट और लेगा, फिर टेम्परेचर बढ़ाएगा। तो इसमें हीट ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए Cp बड़ा होता है हमेशा Cv से, ठीक है ना। एक साइंटिस्ट है पॉइसन्स, पॉइसन ने एक रेशियो दिया है Cp और Cv का, तो पैराग्राफ चेंज कर लिखो, रेशियो ऑफ Cp एंड Cv, रेशियो ऑफ Cp एंड Cv, इसको लिखने के बाद इज कॉल्ड पॉइसन्स रेशियो, और इसे हम लोग कहते हैं गामा। क्या कहते हैं, गामा। गामा इक्वल टू क्या होता है, Cp बाई Cv। ये पॉइसन्स रेशियो के नाम से बुलाते हैं इसे। किस रेशियो से, पॉइसन्स रेशियो। याद रखना, गामा इक्वल टू Cp बाई Cv, याद रहेगा। चलो, ये हो गया स्पेसिफिक हीट के बारे में। और इसमें एक रिलेशन दिया गया है मेयर्स का, Cp और Cv के बीच में एक रिलेशन है, उससे हम लोग कहते हैं मेयर्स फार्मूला या मेयर्स रिलेशन। तो हेडिंग डाल दीजिए मेयर्स फार्मूला, मेयर्स फार्मूला। वो शहर का मेयर नहीं है ना कहाँ का मेयर नहीं है, शहर का, है ना। तो ये जो मेयर है साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर थे, और मेयर ने स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस Cp और Cv में एक रिलेशन दिया, और ये रिलेशन इसलिए दिया क्योंकि Cp बड़ा होता है Cv से, और इन दोनों का जो डिफरेंस आता है वो गैस कांस्टेंट के बराबर होता है, ठीक है ना। और उसी फार्मूले को हम लोग कहते हैं मेयर्स फार्मूला। तो लिखो इसमें, द डिफरेंस ऑफ Cp एंड Cv, द डिफरेंस ऑफ Cp एंड Cv
इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट कैपिटल आर, इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट कैपिटल आर। लिख लिया? दिस इज कॉल्ड मेयर्स फार्मूला, दैट इज Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर, यही है मेयर्स फार्मूला। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर, ये गैस की स्पेसिफिक हीट्स है। ये फार्मूला याद रहेगा। ये हम फार्मूला तब यूज करेंगे जब हमारा Cp और Cv किस में हो? SI सिस्टम में हो। किस में हो? SI सिस्टम में, सीजीएस में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब इसका डेरिवेशन करना है। क्या करना है? डेरिवेशन। तो हेडिंग डाल दो, डेरिवेशन। डेरिवेशन कैसे डेरिवेशन करेंगे इस फार्मूले का? तो इसका डेरिवेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एक फार्मूला उठाएंगे Cp का। किसका फार्मूला? Cp। Cp हम इसलिए मान चल रहे हैं कि हमारे पास एक गैस है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, और Cp इज इक्वल टू, आपने पढ़ा है डेल्टा Q बाई डेल्टा T एट P, मतलब P कांस्टेंट है ना। ये पढ़ा है अभी जस्ट, बोलो पढ़ा है। मान लो किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हमने हीट दिया डेल्टा Q और उससे वर्क हुआ डेल्टा W, और कुछ अपना इंटरनल एनर्जी बढ़ा लिया, है ना। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर हम यूज करें यहाँ पे, तो डेल्टा Q इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा W प्लस डेल्टा U, पढ़ा है। dQ इक्वल टू dW प्लस du, बोलो पढ़ा है ना। तो D के प्लेस में डेल्टा है तो क्या दिक्कत है? वही चीज है ना। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा Q कितना होगा? डेल्टा W प्लस डेल्टा U, ठीक है। और ये वैल्यू उठा के हम कहाँ पेस्ट कर देंगे? फर्स्ट में। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, Cp इज इक्वल टू डेल्टा W प्लस डेल्टा U बाई डेल्टा T एट P। इसे हम क्या करेंगे? अलग अलग करेंगे। अब डेल्टा W बाई डेल्टा T एट P प्लस डेल्टा U बाई डेल्टा T एट P। ये हमारा Cp आ गया, इक्वेशन नंबर थर्ड। आपने पढ़ा है डेल्टा W इक्वल टू प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, dW इक्वल टू P dV, या डेल्टा W इक्वल टू P डेल्टा V। ये पढ़ा ना हीट, वर्क एंड इंटरनल एनर्जी में। तो ये मिला हमें। इस डेल्टा W की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे? थर्ड में। किसमें? थर्ड में, है ना। तो बाय इक्वेशन थर्ड, Cp इज इक्वल टू P डेल्टा V अपॉन डेल्टा T एट P प्लस डेल्टा U बाई डेल्टा T एट P। इक्वेशन नंबर बना देंगे फोर्थ। भाई प्रेशर कांस्टेंट है,
क्या वॉल्यूम चेंज होगा अगर प्रेशर कांस्टेंट है? वॉल्यूम चेंज हो सकता है भाई, टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब कि वॉल्यूम तो बढ़ ही रहा है ना भैया। पिस्टन पर वेट पर से जैसे वेट है, हीट आप दे रहे हो बराबर है ना, हीट बराबर दे रहे हो, गैस एक्सपेंड कर रहा है, प्रेशर कम हुआ, आपने वेट ला दिया और वेट है ना रख दिया उसी पर, तो फिर से क्या होगा, वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम तो बढ़ ही रहा है लेकिन प्रेशर फिर से उतना मेंटेन हो जाएगा। मतलब किसी भी तरीके से आप करके प्रेशर को मेंटेन रखे हैं, वेट रख रख करके आप हीट दे रहे हो, गैस एक्सपेंड करे, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, डेल्टा वी चेंज हो रहा है, मतलब वर्क हो रहा है, लेकिन प्रेशर वहां पे क्या है, कांस्टेंट है। वॉल्यूम चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वर्क हो रहा है, बट प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, प्रेशर बदल ही नहीं रहा है। क्लियर? ऐसा हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम है भाई। उसका पिस्टन मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, उस पर हम वेट रखते चले जा रहे हैं, वेट रखते चले जा रहे हैं, गैस एक्सपेंड कर रही है, वेट रखते चले जा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, वेट रखने से प्रेशर मेंटेन खाली रखे हैं, लेकिन वर्क हो रहा है, मतलब वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे तो वर्क जरूर होगा और इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज करेगी, डेल्टा यू भी बढ़ेगा। रेचल नींद आ रही है, लग रहा है जैसे कोई गाड़ी चल रही है ना, उसमें बढ़िया सॉन्ग बज रहा है और मस्ती से नींद आ जाती है ना। कोई बात नहीं, हो जाता है ना। ठीक है, चलो सीवी देख लेते हैं। मतलब गैस की स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये आपने पढ़ा है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी एट वी। डेल्टा क्यू के प्लेस पे वही रखेंगे, डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी एट वी। अलग अलग करेंगे, डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी प्लस डेल्टा यू बाई डेल्टा टी एट यू पी एट वी एट वी। डेल्टा डब्ल्यू के प्लेस पे क्या रखेंगे, पी डेल्टा वी रखेंगे बाई डेल्टा टी एट वी प्लस डेल्टा यू बाई डेल्टा टी एट वी। बोलो ये सी वी आया। वी मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब चेंज इन वॉल्यूम क्या है, जीरो। भाई वॉल्यूम कांस्टेंट है, चेंज इन वॉल्यूम कहाँ से क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे ना। ये जीरो तो ओवरऑल ये जीरो, और जीरो अपॉन कोई भी चीज जीरो, तो ये पूरा फंक्शन। तो चेंज इन वॉल्यूम कांस्टेंट पे ये जीरो होगा, सिर्फ क्या बचेगा अपन पास, डेल्टा यू बाई डेल्टा टी एट वी, यही हमारा सी वी आ जाएगा। दैट इज फाइनली मैं सी वी कितना लिख सकता हूं, डेल्टा यू बाई डेल्टा टी एट वी। मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी ही करेगी। नोट कर लीजिए यहां तक। इक्वेशन नंबर 5, ये सी वी मिलेगा हमें, डेल्टा यू बाई डेल्टा टी एट वी। आप गैस को हीट दे रहे हो, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रही है, वर्क भी हो रहा है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट कर देंगे तो क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट है तब भी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगा, जितना इंक्रीज करना होगा उतना ही इंक्रीज करेगा, एक लिमिट ज़्यादा इंक्रीज नहीं करेगा। मैंने अगर आपको दिया 100 रुपये का, जाके इसका सामान लाओ, तो आपने क्या किया, 80 रुपये का सामान लाए और 20 रुपये अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ा लिया, है ना। तो जितना आपको बढ़ाना होगा उतना बढ़ाएंगे ही, है ना। तो ऐसे गैस में भी होता है, उसको इंटरनल एनर्जी जितना बढ़ाना होगा ना वो उतना ही बढ़ाएगा, चाहे आप प्रेशर कांस्टेंट कर दीजिए और चाहे वॉल्यूम कांस्टेंट कर दीजिए, इंटरनल एनर्जी में इंक्रीजिंग सेम होगा। क्लियर? मतलब ये डेल्टा यू बाई डेल्टा टी एट वी बराबर होगा डेल्टा यू बाई डेल्टा टी एट पी। मतलब वो भी उसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, सी वी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना भाई, बराबर होगा तो ये क्या हो जाएगा, सी वी काम करेगा ये, है ना।
तो मैं इस साइड लिख रहा हूं, तो लिखना इसमें पैराग्राफ चेंज करके, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी विल बी सेम, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी विल बी सेम at constant pressure and at constant volume, that is delta U by delta T at P is equal to delta U by delta T at V, और ये सब क्या होगा, CV के इक्वल होगा। तो यहाँ क्या रख देंगे हम, CV। तो बाई इक्वेशन 4 CP इज इक्वल टू P डेल्टा V बाई डेल्टा T एट P प्लस CV, CV इधर लाएंगे तो CP माइनस CV P डेल्टा V बाई डेल्टा T एट P, इक्वेशन नंबर बना देंगे इसको 5th, इक्वेशन नंबर क्या बना देंगे, 6 बना देंगे। चलो ये बन गया 6, ध्यान नहीं दिया हमने इसको ना, साइड में था। तो ये हम इरेज कर दे इसको, बोलो, ये इरेज कर दे रहे हैं। अब हम यहां पे यूज करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन। क्या यूज करेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल। प्रेशर इंटू वॉल्यूम क्या होता है, RT होता है। अगर P कांस्टेंट है, R कांस्टेंट ऑलरेडी होता है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम भी क्या कर रहा है, इंक्रीज ही कर रहा है। तो एट P इज इक्वल टू कांस्टेंट, वो क्या है, ये P कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट, तो P डेल्टा V इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, R डेल्टा T, बोलो लिख सकते हैं। P डेल्टा V क्या लिख सकते हैं भाई, ये इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगा, इसी को देख लिख सकते हैं, बोलो। इक्वेशन नंबर 7, 6 एंड 7 वो वैल्यू पुट करेंगे वहां पे। तो CP माइनस CV R डेल्टा T बाई डेल्टा T एट P, और P लगाओ चाहे लगाओ, मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, तो पूरा वो हम उसके प्लेस पे R लिखेंगे। तो CP माइनस CV इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका, R। हेंस प्रूफ, ये है मेयर्स फार्मूला का प्रूविंग। आपके एनुअल एग्जाम में स्कूल के टीचर्स दे सकते हैं, स्कूल के एग्जाम में प्रूव द मेयर्स फार्मूला, CP माइनस CV इज इक्वल टू R। ठीक है, तो इसका प्रूविंग ऐसे ही आपको करना है, स्कूल के एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करना है। ठीक है, CP माइनस CV इज इक्वल टू R। क्लियर? तो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, इसका यूज करके हम लोग जो है कई कॉन्सेप्ट आगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ेंगे, वो सब कैलकुलेट करेंगे। इस पे न्यूमेरिकल भी सॉल्व होता है। अब था, ये तो हो गया आपका क्या, मेयर्स फार्मूला स्पेसिफिक हीट के बारे में। ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस जब पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर ये हेल्प करेगा हमें, क्योंकि फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स से ये रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पर पढ़ रहे हैं हम लोग।
अगर इसमें फर्स्ट लॉ अप्लाई ना करते, उसका यूज ना होता, तो मैं सीधा इसको कहाँ पढ़ाता, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, केटीजी वाले चैप्टर में। इसके आगे का जो चैप्टर है वो केटीजी है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है ना। तो इसको पढ़ा दिए, ये कॉन्सेप्ट याद रखना दिमाग में। ये फार्मूला तब यूज करेंगे जब सीपीसीबी किस में है, एसआई सिस्टम में है, मतलब जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, उसमें रहेगा तब ये फार्मूला। अगर एक कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होगा तो वहां R/J हो जाएगा, ठीक है ना। फार्मूला का अलग अलग यूज है, ध्यान रखना। तो आप लिख लेना 8th नंबर, लेना दिस इज मेयर्स फार्मूला, मेयर्स फार्मूला when Cp and Cv are in SI system। किस सिस्टम में है ये, SI सिस्टम में, and it is given by Cp minus Cv is equal to R/J। Here Cp and Cv are in CGS सिस्टम। किस सिस्टम में है यहाँ पे, CGS सिस्टम में है। कैपिटल आर की वैल्यू तो आप लोग जानते ही होंगे, 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन, है ना। कैपिटल आर गैस कांस्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। तो हम लोग ये सब यूज करते हैं न्यूमेरिकल्स में। तो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स के साथ ही आगे हम बढ़ते हुए चलेंगे अब थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में। किस प्रोसेस के बारे में, हाँ, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में। प्रोसेस का मतलब होता है वे, तरीका, मतलब कोई भी थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम हमारा वर्क कर रहा है या सिस्टम पर वर्क हो रहा है तो किस प्रोसेस से वो गुजर रहा है। प्रोसेस मतलब कि जैसे कि हम प्रेशर कांस्टेंट कर दें, वॉल्यूम कांस्टेंट कर दें, है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें, हीट दिया जा रहा है, हीट लिया जा रहा है, और लास्ट केस में हम ना हीट लें ना हीट दें, और प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर तीनों चेंज हो रहा है। तो ये सब क्या बन गए, उसके प्रोसेस बन गए। क्या बन गए, प्रोसेस। और ये प्रोसेस 4 होती हैं। एक का नाम है आइसोथर्मल प्रोसेस, क्या नाम है, दूसरे का नाम है आइसोबेरिक प्रोसेस, थर्ड का नाम है आइसोकोरिक प्रोसेस, और फोर्थ वाले का नाम है एडियाबैटिक प्रोसेस। ये 4 प्रोसेस हैं थर्मोडायनेमिक के, ठीक है। तो जिनमें हम लोग वर्क डन निकालते हैं 2 कंडीशन में, एक आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन निकालते हैं और एक वर्क डन कैलकुलेट करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस में, ठीक है ना। इन 2 प्रोसेस में वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, बाकी 2 प्रोसेस जो है वो अपने आप इस नेचुरल में हो रहा है, नेचर में वो 2 प्रोसेस नेचर दे रहा है अपने आप, उसमें हम लोग वर्क डन नहीं कैलकुलेट कर सकते, ठीक है ना। उसमें केवल हीट का कन्वर्जन किस में हो रहा है, कितना वो हो रहा है, वो हम एनर्जी निकाल सकते हैं, बट उसमें वर्क डन कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो हेडिंग रहेगा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, डाल दो हेडिंग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। लिखना इसमें थर्मोडायनेमिक प्रोसेस आर ऑफ 4 टाइप्स। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस आर ऑफ 4 टाइप्स। लिख लिया
4 टाइप्स। पहला है आपका आइसोथर्मल प्रोसेस, थर्मल प्रोसेस। सेकंड है आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, चोरिक मत पढ़ना इसे, आइसोकोरिक प्रोसेस। फोर्थ है एडियाबैटिक, एडियाबैटिक प्रोसेस। यही 4 प्रोसेस होती है। कितने प्रोसेस? 4। इसमें से 2 प्रोसेस में वर्क निकालना है, फर्स्ट और लास्ट वाले में। यही वर्क डन आपके एग्जाम में पूछता है और न्यूमेरिकल्स भी इसी पर आती है, ठीक है ना। पहले प्रोसेस जान लेते हैं, फिर वर्क डन तो बात की बात है। क्यों? आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें कुछ भी हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, सब कुछ चेंज हो जाए, लेकिन टेम्परेचर चेंज ना हो। वॉल्यूम चेंज हो, प्रेशर चेंज हो, सब कुछ चेंज हो, वर्क हो रहा हो, लेकिन जो भी यहाँ पे प्रोसेस हो, उस प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर क्या रहे? कांस्टेंट रहे। क्या रहे? हाँ, तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, T मतलब टेम्परेचर, तो ऐसे प्रोसेस को क्या नाम देंगे? आइसोथर्मल प्रोसेस। और जब प्रेशर कांस्टेंट हो, क्या कांस्टेंट हो, और टेम्परेचर वॉल्यूम चेंज हो रहा, वर्क हो रहा हो, तो उसे कहते हैं आइसोबेरिक प्रोसेस। जैसे बर्फ का जमना, आइस फ्रीजिंग, बॉइलिंग, ये सब क्या है? आइसोबेरिक है, क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो क्या है? कांस्टेंट है, लेकिन ये वर्क हो रहा है ना, प्रोसेस, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। आइसोकोरिक, वॉल्यूम चेंज ना हो, वॉल्यूम क्या हो? कांस्टेंट हो। जैसे किसी सिलेंडर में गैस भरी हुई हो, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज ही ना हो, तो वर्क डन होगा 0। तो इसमें वर्क डन नहीं निकालेंगे। इसमें क्या वर्क डन निकालेंगे? अपने आप स्वतः नेचर में हो रहा है, तो वर्क डन किस में निकालेंगे? इसमें निकालेंगे और इसमें। और ये एडियाबैटिक का मतलब होता है नो एक्सचेंज ऑफ हीट, नो एक्सचेंज ऑफ हीट। किसके बीच? सिस्टम एंड सराउंडिंग, ठीक है ना। तो हम ऐसे प्रोसेस का नाम क्या रखेंगे? एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या नाम रखेंगे? एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। तो प्रोसेस समझ आ गया दोनों। आइसोबेरिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट रहे। एग्जाम्पल क्या बताएंगे इसमें? फ्रीजिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर, दीज आर द, है ना। ये क्या है? अंडर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट है। तो ये आप क्या प्रोसेस बताएंगे इस प्रोसेस को? आइसोबेरिक प्रोसेस, दैट इज गुड। आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम चेंज ही ना हो। जैसे सिलेंडर में गैस भरी हुई है, एलपीजी वाला सिलेंडर ले लीजिए, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है ना, तो वर्क डन भी नहीं हो रहा है। क्लियर? तो वो क्या है? बाहर से हीट दो, बाहर से क्या करो? हीट प्रोवाइड करो सिलेंडर को, तो उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? सिर्फ। तो कौन सा प्रोसेस से हो रहा है वो? आइसोकोरिक प्रोसेस से। और हीट देते रहोगे, हीट देते रहोगे, इंटरनल एनर्जी इतना बढ़ जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा सिलेंडर। क्या कर जाएगा? ब्लास्ट कर जाएगा। भाई एलपीजी सिलेंडर है, बाहर से हीट दो, पिस्टन वगैरह कुछ नहीं लगा है, चारों तरफ से पैक है, तो जब बाहर से आप हीट देते रहोगे, लगातार हीट देते रहोगे, क्या होगा? वो अपना इंटरनल एनर्जी तो ही इंक्रीज करेगा कि कुछ और इंक्रीज करेगा? वो सिर्फ और सिर्फ अपना इंटरनल एनर्जी ही इंक्रीज करेगा। और जब इंटरनल एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी तो मॉलिक्यूल्स इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, वाइब्रेट करेंगे, इतना ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे, दीवार को तोड़ना पसंद करेंगे। जिस सिलेंडर में बंद है वो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? तोड़ना पसंद करेंगे, और तोड़ करके बाहर आना पसंद करेंगे। और जब बाहर आएंगे तो ढेर सारी एनर्जी बाहर निकालेंगे। क्या निकालेंगे?
एनर्जी, और एनर्जी हीट के फॉर्म में होगी, मतलब फायर, मतलब आग लगेगी जब ब्लास्ट होगा तो। और साउंड एनर्जी के फॉर्म में भी क्या होगी, निकलेगी एनर्जी। जब ब्लास्ट होता है सिलेंडर ऐसे ब्लास्ट होता है ना, हीट, जब सिलेंडर गर्म होगा तभी याद रखना ब्लास्ट होगा सिलेंडर, अदरवाइज ब्लास्ट, आप रेगुलेटर ऑन कर दीजिए, खुले में ऑन कर दीजिए, सड़क पे, रोड पे लगा दीजिए माचिस रेगुलेटर में, कभी ब्लास्ट नहीं होगा, कभी भी ब्लास्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो हीट हो ही नहीं रहा है, जो गैस है बाहर की अंदर की बाहर आ रही, वही गैस जल रही है, तो जलती रहेगी अनंत काल तक, जैसे यहाँ जब खत्म न हो जाए गैस। गैस ब्लास्ट होने वाला नहीं है, दिमाग से निकाल देना ये, चाहे तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हो बाहर पे। कैसे ब्लास्ट कर, रेगुलेटर ऑन कर दो, लगा दो माचिस ऐसे और भाग जाओ दूर, और दूर से खुद देखो, तुम्हारा गैस खत्म हो जाएगा लेकिन ब्लास्ट नहीं होगा। देख लेना चाहे तो, ये है ऐसा, क्योंकि उसकी इंटरनल एनर्जी कहां इंक्रीज हो रही है। अगर उसे पैक कर दो, सिलेंडर को मत करो और हीटर के नीचे रख दो, देखो अभी कुछ देर बाद अपने आप फट जाएगा। क्लियर? हीटर के नीचे, उसके नीचे हीटर, उसको सिलेंडर को हीटर के नीचे ऊपर रख दो और हट जाओ वहां से, देखो अभी गर्म होते ज्यादा नहीं, आधे घंटे के अंदर ब्लास्ट हो जाएगा, फट जाएगा। क्लियर? ऐसा होता है, सब यही सब खेल है। क्लियर? तो हम इसमें और इसमें वर्क डन निकालेंगे, तो हेडिंग क्या रहेगा आपका, वर्क डन इन आइसो, क्या बज रहा है, आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, इसमें हम वर्क डन निकालेंगे। इसमें वर्क डन कैसे निकालेंगे, मेरे पास एक सिलेंडर बढ़िया सा है, उसमें पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन मूवेबल है, सुम सुम ऊपर नीचे ऐसे आ जा सकता है, है ना, सुम सुम ये पिस्टन ऊपर नीचे आ रहा है, उस पर वेट रखा है, हीट प्रोवाइड करते रहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो इस कंडीशन में हमारी गैस बॉयल्स लॉ को फॉलो करेगी, तो जो वॉल्यूम होगा ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसको, किसके, प्रेशर के, V प्रोपोर्शनल टू 1/P, पढ़ा है ना बॉयल्स लॉ। मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, लेकिन टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है। क्लियर? टेम्परेचर क्या है, वो कांस्टेंट है। तो मैं चाहूंगा कि ये थोड़ा सा लॉन्ग डेरिवेशन है, और ये डेरिवेशन और इसका डेरिवेशन मैं नेक्स्ट क्लास में करना चाहूँगा, और वो डेरिवेशन कराने के बाद इसमें हम बढ़ेंगे थोड़ा सा आगे रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस, साथ साथ में हीट इंजन के बारे में, हीट इंजन, कार्नोट इंजन और रेफ्रिजरेटर, तब जाके आपका थर्मोडायनेमिक्स समाप्त होगा। तो आज की सिलेक्शन में सिर्फ इतना ही पर्याप्त है, सफिशिएंट है। क्लियर ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए लेक्चर के साथ। पढ़िए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।